फ्लूइड मैकेनिक्स, गुप्ता एंड गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 207 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, एक फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल होता है। ये बात सही लिखी है, एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हैज़ अ विस्कोसिटी दैट ऑलवेज डिक्रीज विद टेम्परेचर। लिक्विड की, फ्लूइड की, तो फ्लूइड या अगर लिक्विड माने तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि हैज़ विस्कोसिटी दैट ऑलवेज डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होता है, अगर गैस का टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग स्ट्रेस। तो पॉइंट ये भी ठीक है, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद ये रेस्ट में नहीं रह सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यही एक फ्लूइड की सही प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। अगला क्या, कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू शेयर फोर्सेस, सब्जेक्ट टू शेयर फोर्सेस, ये तो गलत है। एसेंशियली, इसने कहा एसेंशियली मतलब होता ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इनकम्प्रेसिबल है तो कंप्रेसिबल भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल डेफिनेशन के साथ, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग स्ट्रेस, 207 का सी हो जाएगा। 208 का जो देखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड वेरीज विद, बिल्कुल टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी गैस में, और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटेगी। क्वेश्चन नंबर 209, द लोकस ऑफ एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन ए सीरीज ऑफ अ पिटर ट्यूब इज कॉल्ड। जब भी ऐसा हो, लोकस एलिवेशन का मिल रहा हो, वो एनर्जी ग्रेड लाइन हो कहलाती है। पिटो ट्यूब जहाँ लगा रखी हो और उनका लोकस पूछा हो तो एनर्जी ग्रेड लाइन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210, फॉर ए डेवलप्स टर्बुलेंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप द प्रेशर ग्रेडियंट इज। बिल्कुल, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हमारा फॉर ए डेवलप टर्बुलेंट फ्लो के लिए प्रेशर ग्रेडियंट जो हो जाएगा हमारा, वेरीज लीनियरली, एक्सपोनेंशियली नहीं होता है, लीनियरली डिस्टेंस के साथ बढ़ता चला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका 210 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, एक डायमेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, डेंसिटी, डायमीटर एंड वेलोसिटी दे रखी है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके डेरिवेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। डायरेक्ट ही याद रखो, सिग्मा अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन रो वी स्क्वायर डी, सरफेस टेंशन अपॉन रो वी स्क्वायर डी। क्वेश्चन नंबर 212, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए सोर्स वेरीज विद द डिस्टेंस आर एज एल एन आर होता है इसका। कुछ क्वेश्चन जो मैंने काट रखे हैं उनको डायरेक्ट ही देख लो बस, वैसे ये आएंगे नहीं। यूकेपीएससी अगर जेई की भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें ही नहीं आएंगे, जो खास है वो हम कहते चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इज डिफाइन एज अ बॉडी अबाउट विच फ्लो लैमिनार होगा, फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी समझ के स्ट्रीमलाइन मत लगा देना। इसका जो राइट आंसर है वो है द फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस, मतलब सेपरेशन ऑफ फ्लो को रोक के रखना स्ट्रीम बॉडी लाइन की एक सही बॉडी डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइन एज द बॉडी अबाउट विच द फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड। आगे बढ़ते हैं, 214, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगल द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, अल्फा पूछा है इसने, तो काइनेटिक करेक्शन फैक्टर की वैल्यू हमें याद भी है, और लेकिन इसने रेक्टेंगुलर कह दिया। वैसे हमारे जो होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, पर इसने रेक्टेंगुलर माना। तो रेक्टेंगुलर मानने के बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगल द काइनेटिक करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी, एक के बराबर हो जाता है। जब वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर हमने रेक्टेंगुलर मान लेते हैं
या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने रेक्टेंगल माना है, तो एक्चुअल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, जिसके कारण अल्फा इजिकल टू 1 हो जाता है। और अल्फा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो जब इसको हम क्या नाम है, एक्चुअल और एवरेज जब सेम हो गई रेक्टेंगल के केस में, तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, एट रूम टेम्परेचर द डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मतलब डाटा बेस्ड है कि हमारा क्या होता है, वाटर है और एयर है, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी। इसने तो सिर्फ इसका पूछा है डायनामिक काइनेमेटिक का, वाटर का। तो वाटर के लिए जो है डायनामिक विस्कोसिटी 1, ये हमारी जो क्या होती है वो होती है 179, ठीक है, ये ज़्यादा है। काइनेटिक विस्कोसिटी 1.9 होती है, ये तो याद रखना। और एयर की पूछे है तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या नाम है 1.7, डायनामिक विस्कोसिटी 1.7 हो जाती है, 179 है इसमें 1.79 है, और काइनेटिक विस्कोसिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है इसमें। तो इसने पूछा है इसका वाटर का। तो जब वाटर का पूछ रहा है तो हमारी डायनामिक तो बढ़ जाएगी और काइनेमेटिक घट जाएगी। तो इसमें लिखा है आर रेस्पेक्टिवली ग्रेटर एंड देन लेस देन दैट ऑफ एयर। सही बात है, एयर से कम हो जाएगी काइनेमेटिक। आपको मैं दोबारा से बताता हूँ कि जो हमारे टेम्परेचर के साथ रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर की और एयर की का ये है डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब एयर की डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। इसकी जो है डायनामिक विस्कोसिटी 179 है, ठीक है, और एयर की डायनामिक विस्कोसिटी कितनी है 1.7 है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया हमारा कि रेस्पेक्टिवली ग्रेटर हो गया, वाटर की ग्रेटर होती है एयर से, बिल्कुल सही बात है। जो कि अब आता है पॉइंट सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है 1.9 है और इसकी काइनेटिक विस्कोसिटी जो है वो 23 है, 23 है 13 है जो भी है, लेकिन ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ज़्यादा होती है। तो अब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 218, बाकी जो थे 16, 17 ये दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, जेई पर्पस के नहीं हैं, बिलीव करिए और बढ़ते रहिए आगे। 218 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। तो पॉसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इजिकल टू 0। तो जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे हमने ये रखा u इजिकल टू एक्स, v इजिकल टू वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 है ना उसमें, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा 2, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है आंसर। दूसरा 2x, फिर इसमें प्लस 2x तो 4 हो जाएगा, इसमें x प्लस 2y आ जाएगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। जो लास्ट ऑप्शन ये है इसमें 1 और ये है माइनस है, तो -1 वो हो जाएगा 0 के बराबर। दोबारा से जो बेचारे बच्चे नहीं जानते, जेई वालों को कुछ का मैथ कमज़ोर होता है, हम भी ऐसे ही थे इसलिए, लेकिन मैं अपने ही प्रॉब्लम्स को आप तक जो आप ना फेस करें जो मैंने करी, इस चीज़ को दोबारा से मैं बताऊंगा। हमने देखो u इजिकल टू 0, ये x होता है नी, ये दे रखा कि माना कि u इजिकल टू एक्स और v इजिकल टू -y है, और हमारे पास जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो है अपनी डेल u ओवर डेल एक्स प्लस डेल v ओवर डेल वाई इजिकल टू 0। ये 2D के लिए है,
ठीक है। तो जब डेल यू और डेल एक्स है तो यू की जगह हम ये पुट कर देंगे, एक्स गिवन है अपनों को, तो डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस अब माइनस वाई रख देंगे वी की जगह, तो माइनस वाई मतलब डेल वाई अपॉन डेल वाई। तो जब इसको काटेंगे डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी वाई से डी वाई कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा अपना 1 ऊपर आ जाएगा है ना, 1 बचा। अब यहाँ माइनस है, -1 बचेगा, तो 1 - 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब और हमने क्या प्रूफ करा था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इजिकल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यही चौथा पॉइंट है जो 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो भाइयों आगे बढ़े 219वें क्वेश्चन पे। जेई वाला बच्चा अपना भरोसा करके इस पर करता रहे, विश्वास रखे, होगा उसका। आगे बढ़ते हैं, 219वां क्वेश्चन छोड़ दें। 220वां क्वेश्चन क्या है, 220वां क्वेश्चन देख लें कि हमने पढ़ रखा है कि अगर हम कोई मैनोमीटर लगाते हैं या वेंचुरोमीटर लगाते हैं तो उसके ना मतलब जिस पोजीशन में लगा रहे हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, वर्टिकल लगा रहे हैं, इंक्लाइंड लगा रहे हैं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसने वही क्वेश्चन दे रखा है कि हमने वेंचुरोमीटर को लगाया और उसकी रीडिंग 25 सेंटीमीटर आ गई, तो उसने कहा था सेम डिस्चार्ज, उसमें सेम डिस्चार्ज हो रहा है सेम पाइप से, पर हमने क्या करा, उसे 45 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 45 के डिग्री के एंगल पे लगा दिया। तो उसमें उसने पूछा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर विल भी क्या होगा। तो वो पूछना चाह रहा है कि हमारा जो होगा डिफ्लेक्शन कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या होगा। तो हमें पता है एक पॉइंट कि वेंचुरोमीटर को कैसे भी लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रीडिंग देगा। उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। 221वां क्वेश्चन फिर से आ गया, अपने सिलेबस का नहीं है, जाने दो। सिलेबस का होता तो ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 22वां, 222वां भी नहीं है क्योंकि ये उसमें आते नहीं हैं अपने जेई में। ए लेवल के हैं, देखो मैं मानूंगा, वो हमें करने नहीं है, टाइम ख़राब नहीं करना है, ना दिमाग ख़राब करना। 223वां अपना उसका है डायमेंशन एनालिसिस का, छोड़ दो। 224वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपना रेडियल उसका है, V/V मैक्स करके फॉर्मूला लगेगा। इसको ये भी सिलेबस से आउट ऑफ है तो इसलिए इसको भी रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 225वां क्वेश्चन टरबाइन का है। मल्टीपल पैल्टन टरबाइन हैज़ n इज़ द नंबर ऑफ जेट, स्पेसिफिक स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसकी पैल्टन टरबाइन की याद रखें, पैल्टन टरबाइन की जो होती है n 1/2 मीन्स √n हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 227 कट लगा रखा है हमने पहले ही, 226वां नहीं करना है अपने को, 227वां करते हैं। द हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ अ हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क बिसाइड्स सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी एंड एनर्जी प्रिंसिपल मस्ट आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन दैट दी। हार्डी क्रॉस मेथड का एक पॉइंट ये याद रखो हमेशा ही कि इसका जो एल्जेब्रिक सम है, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसने यही पॉइंट लिख रखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द हेड लॉसेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज 0। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 0 हो जाएगा, वो मिलेंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 228वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और आने के चांसेस भी रहते हैं। इससे ही सिमिलर एक UKPSC AE में क्वेश्चन आया था, आगे बताएंगे, वो क्वेश्चन नंबर 330 है। तो क्वेश्चन नंबर 228 है, एक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, बल्क मॉडुलस के विद ए मीन वेलोसिटी v। हमें रो दे दिया, बल्क मॉडुलस दे दिया और मीन वेलोसिटी v दे दी। एक लॉन्ग रिजिड, ये रिजिड पाइप के क्वेश्चन हैं, पाइप फ्लो थ्रू पाइप्स में जाओगे तो रिजिड पाइप में मिल जाएंगे। लॉन्ग रिजिड पाइप ऑफ ए डायमीटर d, ए सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, सडन क्लोजर ऑफ ए वाल्व एट द एंड ऑफ द पाइप प्रोड्यूस ए मैक्सिमम वाटर हैमर।
हैड एच डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू, मतलब एच डब्ल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही याद रखो। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, हमें ये तो याद रखना है कि के पी आएगा। अब के पी में के ऊपर आएगा या नीचे आएगा वही याद रखना है बस। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा तो के पी जो है पहले के आएगा फिर पी आएगा, और वी जी तो सब में ही है, कॉमन है, तो वी जी अंडर रूट में के पी, चाहे तो वी अपॉन जी लिख लिया, अंडर रूट में के अंडर रूट पूरा लिया अपॉन के पी कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट ही याद रखो, सही रहेगा, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। कोई बनाते हैं वीडियो में आपको लिख के दिखा देते हैं, आपको लगता है वाह इस सॉल्यूशन भी करके दिखा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब वो चीज़ किसी काम की नहीं है। अगर आपको बेसिक से बताया नहीं जा रहा कि ये कहाँ से आ रहा है, अपने नोट्सों को दिखा देना वो सॉल्यूशन नहीं माना जाता है। एक लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते उस चीज़ से, अगर तुम उसको समझते नहीं हो तो। इससे अच्छा तो आप टाइम बचाइए और अपना डायरेक्ट ही करिए। तो v अपॉन जी अंडर रूट के पी, मैं अपनी कोशिश करूँगा ट्रिक दे सकूँ आपको जो आपको रिमेंबर करने में काफ़ी हेल्प करें। क्वेश्चन नंबर 29, ये अच्छा क्वेश्चन है। डी वाई अपॉन डी एक्स काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एस नॉट हमें पता है स्लोप ऑफ ए बॉटम चैनल है, एस ई जो है स्लोप ऑफ ए एनर्जी लाइन है। ठीक है, एफ रोड नंबर है, तो जो ये अपना हो जाएगा 229 का एस वाई अपॉन डी एक्स एस नॉट माइनस एस ई प्लस एफ स्क्वायर। सारे ऑप्शन को एक बार देखना ज़रूर चाहिए, डायरेक्ट याद करने की बजाय आप एक बार, क्योंकि वहाँ पर तो आपको वही लगाना है, और जब आपको याद नहीं रहता कि वो क्या था तो आप कई सारे देख के भूल जाते हो। तो इसलिए ऑप्शन ज़रूर जब प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम इतना खर्च करो कि थोड़ा कि आपको ऑप्शन भी देख लो कि एलिमिनेट भी कर सको। तो दूसरा क्या है, डी वाई अपॉन डी एस नॉट माइनस एस ई अपॉन 1 माइनस एफ स्क्वायर। पिछले वाले ऑप्शन में क्या था, प्लस था, 1 प्लस एफ स्क्वायर था, इसलिए अभी आपको याद रहेगा माइनस वाला है, पहला वाला इसलिए नहीं था। अब आगे बढ़ चलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एस नॉट माइनस एस ई ऊपर था, एस नॉट प्लस एस ई नीचे आ गया, और अपॉन में भी प्लस आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। डी वाई अपॉन डी एस नॉट प्लस एस ई 1 माइनस एफ स्क्वायर। अब इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा, होते तो पिछले वाले में भी, पर ये भी ऐसे ही है। देखो यहाँ पर जो है उसमें दोनों में ही माइनस है, ऊपर भी और नीचे भी माइनस है, और इसमें प्लस है, प्लस माइनस है, तो ये याद रखना माइनस माइनस है दोनों में। जब भी पूछे इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज एक्सप्रेस एस, आ जाता है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है और आ सकता है, मैं कह रहा हूँ आपको, इसलिए डायरेक्ट ये आपको याद रखना होगा कि एक्सप्रेशन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एक्सप्रेस एस। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 230 क्वेश्चन क्या है, वाई सी इज मतलब क्रिटिकल डेप्थ ग्रेटर देन वाई नॉट इज़ ग्रेटर देन वाई। जब भी कभी ऐसा हो तो पहले ही खाली जो वाई है, वाई सी मतलब क्रिटिकल डेप्थ और वाई नॉट को भूल जाओ, आप वाई नॉट नॉर्मल डेप्थ को भूल जाओ। आप ये देखो वाई जो है डेप्थ ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कौन से नंबर पर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने थर्ड में है, तो थर्ड में है तो S3 आएगा, मतलब सॉरी 3 आएगा। अब M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है भाई, और C1 C2 भी हो सकता है, ठीक है, और लेकिन S3 आएगा। अगर आपको पहली बार इतना पता है तो आप उसमें से ही ऑप्शंस को छांट लोगे कि पहला जो होगा हमारा 3 हो जाएगा, पहला जो होगा हमारा 3 हो गया। ए का थर्ड से आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, कि बाकी ए और डी कट गए। आगे बढ़ो, अब एक चीज़ और है, जब आप लोगों को वैसे आगे बढ़ोगे तो आगे भी मिल जाएगा। ये देखो फिर से
ये तीसरे नंबर पर है। तो एक S3 जो है बी का दूसरा इसमें अब एक चीज़ पकड़ते हैं हम, यहाँ पर भी ये देखो, ये तो M1 ये D का वो हो जाएगा दूसरा, पर लेकिन अब सेकंड पॉइंट पाते हैं, ये समझ गए हम कि पहले पे तो M1, दूसरे पे तो M2 और तीसरे पे तो M3। M मान लिया मैंने, माइल्ड मान लिया एग्जांपल के तौर पे, अभी माइल्ड और स्टीप का मैंने बताया नहीं है। अब आते हैं स्टीप और माइल्ड को कैसे जाने। स्टीप और माइल्ड को ऐसे जानेंगे हम कि Y0 अगर ग्रेटर देन YC है, कि हमारा Y0 इज़ ग्रेटर देन YC है, मतलब Y0 नॉर्मल डेप्थ है और वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, तो वो होगा हमारा माइल्ड स्लोप। अब अगर क्रिटिकल डेप्थ ही हमारी ज़्यादा आ जाए, मतलब क्रिटिकल डेप्थ हमारी YC ही इज़ ग्रेटर देन Y0 आ जाए, तब आ जाएगा हमारा स्टीप, काफ़ी स्टीप स्लोप कहलाएंगे वो, ये हो जाएगा हमारा स्टीप स्लोप। ठीक है, तो अब इस चीज़ का पता लग गया। अब देखो हमने YC इज़ ग्रेटर देन Y0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमने क्रिटिकल ही ज़्यादा आ गया, क्योंकि क्रिटिकल में क्रिटिकल कंडीशन ही ज़्यादा आ गई, तो और खड़ा बनेगा, और स्टीप का मतलब और ज़्यादा तिरछा, ज़्यादा ही स्टीप स्लोप्स होते हैं ना, बिल्कुल खड़े ढाल, तो हो जाएगा ये स्टीप। 3 था, S3 हो जाएगा, कंफर्म हो गया, ए का थर्ड है पक्का। अब आता है हमारा, अब इसमें Y0 पढ़ा था हमने, Y0 इज़ ग्रेटर देन YC, तो ये हो जाएगा हमारा माइल्ड में यहाँ पे देखो माइल्ड कौन कौन से हैं, M1 है और M2 है, M1 और M2। यहाँ पर जो होगा हमारा, इसने M3 नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर हाँ सही है सही दे रखा है इसने, सही दे रखा है। स्टार्टिंग जो हो रही है वो इधर से हो रही है, स्टार्टिंग जो हो रही है हमारी इधर से हो रही है ना, ये बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है, तो जब ये जो बड़ा होगा वहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो M1 हो गया। ये हमने कहा था स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, देखो बड़े का मुँह कहाँ है, इधर है ना, ये बड़ा है, फिर ये है, फिर M3, ये S3 यहाँ आया था, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब आता है यहाँ पर, तो ये देखो ये अपना यहाँ पर है, सबसे बड़ा ये है, तो ये भी कौन सा होगा, YC है, YC का मतलब क्रिटिकल डेप्थ बड़ी, तो स्टीप स्लोप हो गया डेफिनेटली। अब यहाँ पर यहाँ से शुरू है तो S1 होगा, तो D का 5 हो जाएगा अपना, D का दूसरा, ये जो है क्रिटिकल डेप्थ बड़ी है Y0 से, सही है, क्रिटिकल डेप्थ बड़ी है YC से, तो D का 5 हो गया, ऑप्शन नंबर C सही है, देख लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके देख लेना, जो चीज़ जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं याद रखना, वरना एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। स्टीप के लिए YC ग्रेटर देन Y0 होना चाहिए, तो YC ग्रेटर देन Y0 कहाँ पर है, YC ये देखो बड़ा है Y0 से, तो ये आ जाएगा हमारा स्टीप, और यहाँ पर भी ये पहला वाला ऑप्शन ए वो भी हो जाएगा स्टीप। अब बताना है कौन सा स्लोप होगा, 1 2 3। अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये बड़ा फिर ये छोटा, तो यहाँ तीसरे पर आ रहा है, तो तीसरा S3 हो जाएगा। अब ये देखो कहाँ से बड़ा है, Y1 बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो अब ये स्टीप भी था, तो ये हो जाएगा S1, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी माइल्ड बता ही दिया था, माइल्ड के लिए क्या होता है, Y0 इज़ ग्रेटर देन YC होगा, तो हमारा माइल्ड हो जाएगा। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 231, ये अपना UKPSC AE में भी आया था ये क्वेश्चन। एक डिस्चार्ज दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड का, कैनाल में 2 मीटर चौड़ी है और 1.2 मीटर डेप्थ है इसकी। इफ़ द डेप्थ ऑफ द कैनाल रिड्यूस कर दें हम, तो कैनाल का ट्रांजिशन देन नेगलेक्टेड लॉसेज द डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन विल बी। Q इज इक्वल टू AB होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन A, V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Y1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस V2, क्योंकि इसको इसके बराबर करेंगे तो 3 अपॉन 2 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G से 2G कट गया प्लस 1.2, 3 अपॉन 1.5 इंटू Y2 प्लस Y2। इसको कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर बिना कैलकुलेटर के, तो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट ही याद रखना 1.12 मीटर होगा, क्योंकि कहाँ से आप Y2 को फिर ऐसे करोगे, इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, इसलिए देख लो। अगला क्वेश्चन 232 इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस भी हैं इसके, फिर से वही क्वेश्चन है। V आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x एंड y डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, U एंड V कंपोनेंट है, U AX प्लस BY, V इज इक्वल टू CX प्लस DY। तो डेल ओवर डेल एक्स करेंगे तो हमारा जो होगा यहाँ पर आ जाएगा A प्लस BY जो है कट जाएगा, और यहाँ CX कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा D आ जाएगा, तो A प्लस D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। होपफुली आपको मैंने पीछे बता दिया था, उसको ध्यान रखना। 233वां क्वेश्चन रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन 234वां, रोटेशन फ्लो, वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स और फोर्स वोर्टेक्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखना आपने कि रोटेशनल फ्लो को हम फोर्स वोर्टेक्स का एग्जांपल होता है, फोर्स वोर्टेक्स इसका एग्जांपल फोर्स वोर्टेक्स होता है। फ्री वोर्टेक्स का एग्जांपल जो होता है हमारा वास्वेशन वाला एग्जांपल होता है। फ्री वोर्टेक्स जो होता है वो इरोटेशनल का होता है, फ्री वोर्टेक्स हमारा इरोटेशनल का एग्जांपल है, पहली बात। अब डेफिनेशंस पे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं हम। मूविंग द फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन ए कंसेंट्रिक सर्कल में नॉट रोटेट अबाउट देयर मास। ये जो डेफिनेशन है अबाउट देयर मास वाली, तो वो है इरोटेशनल फ्लो की, ठीक है। इरोटेशनल इसमें गिवन नहीं है। इरोटेशनल का हमने जो फॉर्मूला वो बताया था, एग्जांपल हमने बताया था फ्री वोर्टेक्स का, है ना। एग्जांपल फ्री वोर्टेक्स का कि वो अपने मास के चारों तरफ नहीं घूमता है, मतलब मास सेंटर पर रोटेट नहीं करता है। तो 2 का हो जाएगा C, B का हो जाएगा C, ठीक है। C का हो गया 2। अब रोटेशनल फ्लो की जो डेफिनेशन देखें, हमने फोर्स वोर्टेक्स भी पढ़ा था। फोर्स वोर्टेक्स हमने क्या पढ़ा कि इरोटेशनल तो हमें मास के अराउंड नहीं घूमता, ठीक है, अराउंड नहीं घूमता। फोर्स घूमता है मास के, तो यहीं पे देखो द फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन ए कंसेंट्रिक में रोटेट, और में रोटेट मतलब फोर्सफुली किसी को रोटेट कराएंगे, उसको ही तो फोर्स वोर्टेक्स कहते हैं। में रोटेट मतलब उसको कराना पड़ेगा, मॉडल है में। तो डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, डी का हो गया 3rd। तो और हमने देख लिया अभी सी का 2, बी का 1 हो जाएगा। वोर्टेक्स का ए फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीम लाई और कंसेंट्रिक सर्कल, बिल्कुल वोर्टेक्स जो है कंसेंट्रिक सर्कल पर ही डिनोट करते हैं इसको, कंसेंट्रिक सर्कल के चारों तरफ घूमने वाला फ्लो वोर्टेक्स फ्लो कहलाता है, ठीक है। ए का हो जाएगा 4th, रोटेशनल फ्लो नियर इज कर्व्ड सॉलिड बाउंड्री। आगे बढ़ते हैं 235वां क्वेश्चन। इन ए सूत्रोवियर में क्या है, 2 पॉइंट्स याद रखना। एक तो उसका हेड जो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड होता है, एच के बराबर। और ये वाला पॉइंट, इन ए सूत्रोवियर द रेट ऑफ द फ्लो फॉर ऑल फ्लो
above the rectangular base of the width W and depth A is proportional to the head of above A datum A/3 above the crest. ये 2 पॉइंट ही याद रखना, इसमें ये तो याद रखना पड़ेगा, इस वजह से इसका कोई ऐसा वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 236 जो है उसका मॉडल का है, इसको छोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 237 डेल पी ओवर डेल एक्स इक्वल डेल टॉ ओवर डेल वाई इज़ वैलिड फॉर। डेल वाई जो एक डायरेक्शन है ना, क्योंकि डेल पी ओवर डेल टी होता तो हमारा स्टडी हो जाता। डायरेक्शन स्पेस के जो चेंज ना हो, डो नॉट चेंज, वो यूनिफॉर्म हो जाता है, तो इसका आंसर जो होगा यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर इसको मतलब वैसे क्वेश्चन करने के पर्पस के साथ साथ इसमें नॉलेज के पर्पस के हिसाब से भी देखते हैं हम पॉइंट्स कि हार्डली ग्रेडियंट वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सही बात है, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, बिल्कुल सही है पॉइंट ये। अगला पॉइंट है वेलोसिटी एट मैक्सिमम एट द सेंटर। वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है सेंटर पर, जो कि ये भी ठीक है, और बाउंड्रीज पर मिनिमम होती है। ठीक है, तो 3 और 4 तो ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं चला। अब आता है डिस्चार्ज वेरीज डायरेक्टली। डिस्चार्ज डायरेक्टली मतलब विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। डिस्चार्ज जो है वेरीज डायरेक्टली विद विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, जो कि गलत है। डिस्चार्ज हमारा एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ना कि विस्कोसिटी पर। तो 2 गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत। तो हमारा पहला देखते हैं, वो ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 आ रहा है इसमें। तो शेयर स्ट्रेस इज 0 एट दी सेंटर, बिल्कुल ठीक है। शेयर स्ट्रेस जो है हमारा सेंटर पर 0 होता है, तो हमारा जो हो जाएगा वो पहला, तीसरा और चौथा राइट आंसर। तो छोड़ते इसका भी। 239 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस, क्योंकि बाउंड्री लेयर जो है चैप्टर में नहीं आ रही है। बाउंड लेयर थिकनेस, डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर द वेलोसिटी इज 99%, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री बाय विच द मेन फ्लो कैन बी एज्यूम टू बी शिफ्टेड। अगले 2 पॉइंट्स देखते हैं। लैमिनार फ्लो रीजन नियर द बाउंड्री वेयर द विस्कस स्ट्रेस इज आल्सो प्रेजेंट, मतलब विस्कस स्ट्रेस प्रेजेंट होगा। टर्बुलेंट में डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर फ्रॉम द फ्लो सीज टू बी लैमिनार। इसमें लैमिनार समझ के लैमिनार मत लगा देना, वेयर फ्रॉम द फ्लो सीज टू लैमिनार। आगे बढ़े। 240वां क्वेश्चन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन बतानी है। इसमें फ्लो कंप्रेसिबल है, मास डेंसिटी दे रखी है, एरिया दे रखा है, वेलोसिटी और डेंसिटी m दे रखी है। ठीक है, तो डेल a अपॉन a इज इक्वल टू, माइनस में जाएंगी क्योंकि प्लस में होती है सारी चीज़ें, तो प्लस डेल बी ओवर डेल बी डी एम अपॉन एम। ये क्योंकि प्लस में होती हैं सारी चीज़ें तो माइनस में आएंगी, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 241 ये है कि के कोफिशिएंट दे रखा है, मीन वेलोसिटी एम वी दे रखी है, एफ डार्सी विस्पेच फ्रिक्शन फैक्टर। डार्सी विस्पेच फैक्टर को याद रखना, 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD इसका फॉर्मूला है। डी डायमीटर है और एच हेड लॉस हो गया। इफ द हेड लॉस ऑफ द पाइप बैंड इज गिवन बाय HL KV स्क्वायर अपॉन 2G, द इक्विवेलेंट पाइप ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप बतानी है। तो इक्विवेलेंट पाइप ऑफ द लेंथ के लिए याद रखो KD अपॉन F।
के डी मीन्स के डी कैंपस अपॉन एफ, याद रहेगा, अगर रिलेशन आएगा तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली याद रहेगा के डी अपॉन एफ। क्वेश्चन नंबर 242, व्हेन नो एक्सटर्नल एनर्जी इज इम्पोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। कौन सी ट्रू होगी? हमें पता है एनर्जी ग्रेड लाइन, एक चीज़ याद रखो, एनर्जी ग्रेड लाइन मतलब टोटल एनर्जी लाइन या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये दोनों ही फॉल होती हैं, मतलब गिरती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो पर। EGL और HGL ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। पहला पॉइंट, एनर्जी ग्रेड लाइन ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, बिल्कुल ठीक, ए हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस नेवर राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सही कहा है, नेवर लाइज मतलब नेवर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी, नेवर राइजेज, तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है हमारा। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। स्पेसिफिक एनर्जी का ये हो सकता है कि हाँ ये बढ़ती है, घटती है, ये हो सकता है, या ये मतलब जो मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लो की जो है वो HGL और EGL का ही आता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी का ऐसा कुछ नहीं होता कि ये होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। तो स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बढ़ भी सकती, नहीं भी सकती, इसका कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब ये है। तो इसका 3 इज़ रॉन्ग, क्योंकि पहला दूसरा तो पक्का ठीक है, और कोई तो पॉइंट, एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोग्रेडियंट लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करती। फोर्थ तो हटा दो, फोर्थ ये हट गया, तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला तो बिल्कुल सही है, पहला तीसरा ये भी नहीं होगा, तो थर्ड को काटना ही होगा, पहला और दूसरा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन UPSC ए में आया था। स्पेसिफिक एनर्जी इन ए क्रिटिकल फ्लो एट डेप्थ D YC अकरिंग इन ए ट्रायंगुलर, अगर ट्रायंगुलर चैनल पूछता है तो 1.25 YC हो जाता है, अगर रेक्टेंगुलर पूछता है तो 1.5 YC हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जो ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक एनर्जी का, हमने यहाँ लिख रखा है, देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी = y + v²/2g, तो y + a/2t हो गया, सोल्व करके a/2t, तो y हम क्रिटिकल डेप्थ रख लेंगे, एरिया हमारा वो हो जाएगा b × d, 2 × टॉप डेप्थ, टॉप विड्थ रख लेंगे वही b, तो b से b ऊपर कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 + आधा वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर का। और एरिया हम इसमें क्या होता है हमेशा याद रखना, 1 + 1.5 तो हो जाएगा हमारा 1.5 YC रेक्टेंगल का, ठीक है। अरे इसमें जो आ जाता है वो 1/1/4 हो जाता है YC, ये हो जाता है ट्रायंगल का, मतलब इसका और आधा 1/2 का और आधा ट्रायंगल का बन जाता है, तो 1.25 आ जाता है। इसलिए चाहे आप सोल्व भी करेंगे तो भी, सोल्व कैसे करना है, एरिया अपॉन 2t से, 244, ये भी क्वेश्चन आया था। ग्रेजुअल वेरी फ्लो dy/dx इज पॉजिटिव देन del E/del x विल बी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, del y/del x इज पॉजिटिव देन डेप्थ इज इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और बैक वाटर कर्व कहलाता है, मतलब अगर नेगेटिव होगा तो ड्रॉप डाउन कर्व कहलाएगा, बस, ठीक है। ड्रॉप डाउन कर्व कहलाएगा, वरना तो इसका पॉजिटिव y इज ग्रेटर देन YC।
ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सरफेस प्रोफाइल चैनल स्लोप चेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू स्लीप। माइल्ड टू स्टीप में ना हमेशा सेकंड प्रोफाइल देखते हैं, सेकंड प्रोफाइल। तो माइल्ड के लिए एम हो जाएगा, स्टीप के लिए एस हो जाएगा, और सेकंड मैं कह रहा हूँ सेकंड प्रोफाइल देखते हैं, तो समझ जाइए आप M2S2 हो जाएगी इसकी। आप इसमें सिलेबस देख सकते हैं FM का, कि FM का क्या सिलेबस है। कहीं भी हमें ये नहीं दे रखा है बाउंड्री लेयर थिकनेस वाला हमें टॉपिक करने हैं, ठीक है। यहाँ भी फ्लो थ्रू पाइप, पाइप लॉसेस, पाइप नेटवर्क, वाटर हैमर, रेनॉल्ड नंबर, फ्लो थ्रू ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, चेजी, मैनिंग फार्मूला, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, वियर नॉच, हाइड्रिक मशीन पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, टरबाइन इम्पल्सर, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शंस के क्वेश्चन इसमें नहीं है, कुछ आरगौर के क्वेश्चन कर लेंगे बहुत है, तो इसलिए वही सटीकता से करेंगे हम। स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन, ये इम्पोर्टेंट है, आ भी जाती हैं इसके क्वेश्चंस। स्ट्रीम लाइन्स जो होता है हमारा ट्रेसिंग ऑफ ए मोशन ऑफ ए डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल, ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और बी का स्टिक लाइन जो होती है वो हमारी चिमनी का जो निकला धुआं है, मतलब ये एक प्रैक्टिकल लाइन है, दिखाई देती है, चिमनी के निकले धुआं इसका एग्जांपल है। और इसमें जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। बी का नहीं, बी का जो हो जाएगा हमारा हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, बिल्कुल। पाथ लाइन, ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी वन फ्लूइड पार्टिकल, लैग्रांजियन अप्रोच पर डिपेंड करती है, ये फॉलो लैग्रांजियन अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी वन फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल लाइन जो होती है वो हो जाएगी हमारी लोकेशन ऑफ इक्वल पिजोमेट्रिक हेड 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 249, द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ द प्रेशर। अगर डेप्थ हम बढ़ा देंगे वर्टिकल प्लेन, मतलब किसी भी बॉडी की अगर हम डेप्थ बढ़ाते हैं, एज द डेप्थ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेसेस इज इंक्रीज, तो क्या होगा हमारा सेंटर, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया कम क्लोजर टू द सेंटर, मतलब लोकेशन ऑफ प्रेशर जो होगा, कोई भी बॉडी को हम इमर्स करते हैं वाटर में और उसकी जो डिस्टेंस जो है हम बढ़ा देते हैं, डेप्थ जो है बढ़ा देते हैं, तो जब डेप्थ बढ़ाने पर उसकी जो होगी प्रेशर जो होगा वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, एक तो लोकेशन ऑफ प्रेशर का मतलब होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, लाइक दिस यार। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होती है, CG। तो डेप्थ बढ़ाने पर क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, अप्रॉक्स इक्वल हो जाएंगे, COG और COP इक्वल हो जाएंगे डेप्थ बढ़ाने पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़े 251,
following related to the fluid particles: vorticity, velocity, or stream function. Among these, those which exist both rotational and irrotational flow. बिल्कुल सही बात, हमने अभी पढ़ा था, ब्रह्मास्त्र कॉपी में भी था, ब्रह्मास्त्र कॉपी में भी, कि हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो हमारा क्या नाम ओनली इरोटेशनल फ्लो के लिए है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो कि हम उसको नेगेटिव डेरिवेटिव से भी फाइंड करते हैं, नेगेटिव डेरिवेटिव होता है, तो वो हमारा इरोटेशन होता है, रोटेशनल नहीं होता। तो यहाँ से हो जाता है। वोर्टिसिटी तो हम बिल्कुल रोटेशनल और इरोटेशनल से ही डिफाइन करते हैं। स्टीम फंक्शन में भी अगर सेटिस्फाई होता है स्टीम फंक्शन तो रोटेशनल, सॉरी इरोटेशनल, अदरवाइज रोटेशनल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 252, ये भी पेपर में आया था कि द फ्लो ऑफ वाटर इन वाश बेसिन in rotational flow and irrotational flow would be, sorry, the flow of water in a wash basin में free vortex flow होता है, तो free vortex is the right answer, A। 253, एक fluid flow, the time constant piezometric head passes through a 2 points which have same क्या होगी, velocity होगी डेफिनेटली। piezometric में क्या होता है, एक याद रखना, piezometric हेड जो होता है ना वो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वाला फॉर्मूला ही लगता है, P/ρg + Z या डेटम, तो दोनों का ही याद रखो यही होता है। और फ्लो के लिए हमें वेलोसिटी, एलिवेशन, प्रेशर या वेलोसिटी पोटेंशियल की कोई ज़रूरत नहीं होती, वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर द सेम वेलोसिटी, ये याद रखना, पीजोमेट्रिक हेड P/ρg + Z, ठीक है। पीजोमेट्रिक हेड ये हो जाएगा। अगर पूछ ले कि HGL और टोटल एनर्जी लाइन में क्या डिफरेंस होता है, वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वेलोसिटी हेड का डिफरेंस होता है v²/2g, जिसको काइनेमेटिक हेड भी बोलते हैं। डिफरेंस, ठीक। अब आता है 254वां, डायमेंशनल नंबर्स हैं और ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती हैं। मैक नंबर याद रखो, अभी चंद्रयान 3 गया है तो मैक नंबर का इस्तेमाल इसमें गया होगा। स्पेस क्राफ्ट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स ए हो जाएगा। थोमा नंबर, कैविटेशन से एक टर्म याद रखना, वेपर प्रेशर की वजह से कैविटेशन होता है। रेनॉल्ड नंबर अपना मोशन ऑफ द सबमरीन्स के लिए होता है। वेबर नंबर हमारा कैपिलरी फ्लो में, प्लांट्स वगैरह में, ये भी याद रखना है हमें। वेबर नंबर का इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया अपॉन विस्कस। पीछे क्या पड़ा, मैक नंबर इनर्शिया अपॉन इलास्टिक फोर्स। यूलर नंबर इनर्शिया अपॉन प्रेशर फोर्स, यूलर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 255, इसका तो याद रखो, अगर वी नॉज दे रखा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटेज ऑफ एरर है। अगर रेक्टेंगुलर है तो हम कर देंगे, वी को कर देंगे 2.5 से और रेक्टेंगुलर को कर देंगे 1.5 से, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है निकालने का वीआर में, 2/3 CD, h की पावर जो होती है उसका यूज़ करते हैं। h की पावर रेक्टेंगुलर में 1.5 होती है और अपना ट्रायंगल में हमारा जो होता है वी नॉट ट्रायंगल को कहते हैं, उसमें हो जाती है हमारी 2.5। ओके, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर
256 काट दो, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन है ये, है अपना स्पेयर वगैरह ड्रैग फोर्स वाले का, ये तो इसलिए काट देते हैं। ड्रैग फोर्स अपने उसमें है ही नहीं सिलेबस में, ये काटो। एडीज़ वगैरह वाला ये भी काट दो। वैसे तो इसमें क्या होगा, लार्ज इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस एंड स्मॉल एडी साइज होगा इसका, इसको भी काट देते हैं। पहला और तीसरा। शेयर वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। शेयर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है टो डब्ल्यू प्लस डेंसिटी रॉ हो जाता है। इसकी शेयर वेलोसिटी की जो यूनिट है LT - 1 है, मीटर पर सेकेंड। ये इसको शेयर वेलोसिटी को हम फैटिट्यूशियस क्वांटिटी कहते हैं। शेयर वेलोसिटी से फैटिट्यूशियस क्वांटिटी। अगर ऐसी फिगर आ जाती है तो Q1 + Q2 = Q3। 260 काटो, 261 वाला भी, 261 का याद रखना, सॉल्व काफ़ी टिपिकल पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रीम लाइन का पूछ रखा है। स्ट्रीम लाइन का नहीं आता इतना, लेकिन अगर आता है तो 12 यूनिट याद रखना है हमें, 12 यूनिट। बस यही क्वेश्चन है जो हम छोड़ेंगे इस तरह का, 12 यूनिट्स वाला। अगला काट दो। लैमिनार फ्लो अकर्स बिटवीन प्लेट्स में हम 1.5 पढ़े हैं, वरना तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है 2 होती है, या फिर बीटा की होती है 1.3। अगर 2 है तो 1.7 होती है, देख ले आप भी। लैमिनार फ्लो बिटवीन सर्कुलर प्लेट, अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है। जो पैरेलल प्लेट के लिए पूछ रहा है लैमिनार में, तो 1.5 हो जाएगी। अगर टर्बुलेंट के लिए पूछता है तो 1.03 हो जाती है। अब इसमें क्या है, अल्फ़ा वाले में इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है इससे, तो इसकी 2.5 है, तो इसकी हो जाएगी 3 तो ये हो जाएगी बीटा की 1.33, ठीक है, 1.33। इसकी 2, इसकी 1.33। पैरेलल प्लेट की इसकी जो होती है वो 1.33 होती है, इसकी हो जाएगी 1.2, और उसकी 1.2 यहाँ पर आई 1.2, और यहाँ पर 1, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 264। इन स्टडी लैमिनार फ्लो ऑफ ए लिक्विड। बोलो ना। तो क्वेश्चन नंबर 264, स्टडी लैमिनार फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर d है, carrying a constant discharge. The hydraulic gradient is inversely proportional to the d की पावर कितनी होती है, वो होती है t की पावर 4, क्योंकि फॉर्मूले में 128 म्यू थीटा इंटू एल भी होता है, पाई रो डी की पावर 4, रो जी डी की पावर 4, ठीक है। अगेन 265 का क्वेश्चन आ गया बाउंड्री लेयर का, जो कि टॉप सिलेबस में नहीं है, क्योंकि लेकिन सिंपल से क्वेश्चन है, तो RL की पावर 0.3 आ जाएगी माइनस के, ठीक है। इसको काट दिया। 266 क्वेश्चन 277 में जो है लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट सेपरेट्स बाय ए डिस्टेंस 2h, द हेड लॉस वेरीज फ्रॉम इनवर्सली एज h की पावर 3। ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है। dy/dx S0 की पावर माइनस वो S0 माइनस SF 1 माइनस F², है ना, ये माइनस था दोनों में, तो वही हमने पढ़ा था। तो प्लस माइनस ये हट गया, माइनस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है 1.2 माइनस का 1.05, 1 माइनस इसका अंतर, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। 270 और 271 क्वेश्चन अलग है, ये नहीं करने। ये वाला देख सकते हो टरबाइन का, कि उसमें सिलेबस में है थोड़ा टरबाइन का। तो टरबाइन वर्क एट 20 मीटर हेड, एच दे दिया 20 मीटर, एन दे दिया 500, स्केल दे रखा है 1:2 का। स्केल मॉडल टेस्टेड हेड 20 मीटर शुड हैव रोटेशनल स्पीड नियरली, स्पीड बतानी है। तो 1/2 इंटू 500 अपॉन NM, तो NM इजिकल टू 500 को 500 को अगर 200 से स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 1000 RPM, 1000 RPM, जिसमें हेड का कोई काम नहीं था। रेसिप्रोकेटिंग पंप का करेक्ट बताना है। एयर वेसल रिड्यूस द एक्सेलेरेशन हेड एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन हेड लॉस हेड आल्सो। ये अच्छा क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले रिजर्वायर आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा, टरबाइन आएगा। दो बात पक्की हो गई, पहला कट गया और ये बी सही है, सी कट गया, बी और डी में से बताना है बी सही है या डी सही है। रिजर्वायर आएगा पहले, ठीक है। पेन स्ट्रोक आएगा या सर्च टैंक आएगा, जो पहला आता है वो पेन स्ट्रोक आता है, वही तो पानी लाता है, वही सर्च टैंक बना लेते हैं। फिर सर्च टैंक बनाने के बाद हेड मतलब सर्च टैंक का जो काम है मेनली प्रेशर को रिड्यूस करना या वाटर हैमर रिएक्शन से रोकना। तो पेन स्ट्रोक, सर्च टैंक, फिर टरबाइन, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 274 क्वेश्चन अच्छा है कि 4 वेरिएबिलिटीज़ दे रखी हैं और हमारे मैक नंबर, यूलर नंबर, फोर्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर दे रखे हैं। तो अब जो जिसका होता है वो बता दें। मैक नंबर इलास्टिक फोर्स के साथ है तो ई आ जाएगा, ठीक है। और अपना यूलर नंबर जो होता है, यूलर नंबर प्रेशर फोर्स के साथ होता है तो पी आ जाएगा। फोर्ड नंबर ग्रेविटेशन आता है तो जी आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा EPG आ गया। और अपना रेनॉल्ड नंबर विस्कस फोर्स यूँ आ जाएगा। तो 274 का डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 275वां ए में आया था ये भी, कि मिनिमम लीस्ट प्रेशर की यूनिट बतानी है। प्रेशर यूनिट जो सबसे कम हो, तो मिली बार ही है, क्योंकि मिली बार की 1/1013 ATM होती है। मरकरी होती है 1/760 न्यूटन पर mm स्क्वायर सबसे बड़ी है। मैक्सिमम 1/0.1013 ATM। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1/, ये हो जाती है 1.013, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे में हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। 76 पे